हेलो एवरीवन, आई नमित कुमारी वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। फ्रेंड्स, आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से 6 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है। और जो मैं वीडियो आज आपको करवा रही हूँ ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे ऑथर्स की बुक्स को फॉलो करते हैं एंड कई बार एग्जाम में जो है वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी आ जाते हैं। और ऑब्वियसली आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है बोर्ड में वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होता है, तो उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड मैं जितने भी पार्ट्स बनाऊंगी वो सभी वीडियोस आप देखना, क्योंकि मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो हु इज़ अ कंज्यूमर? आप सभी जानते हैं कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि प्रोडक्ट को परचेज करता है या सर्विस को लेता है और उसे कंज्यूम भी करता है। अगर मैंने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है और उसको यूज़ भी किया है तो मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैं मोबाइल ख़रीद कर उसको आगे किसी को बिना यूज़ किए किसी को सेल कर देती हूँ, रेगुलर बेसिस पर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो मैं सेलर बन जाऊँगी, है ना। तो उसी तरह कंज्यूमर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, फर्म, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें ये टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि पुराने टाइम पर क्या होता था कि जो सेलर्स होते थे या प्रोड्यूसर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते थे। वो कंज्यूमर को गलत हुक और क्रुक से अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते थे, जैसे कि फ्रॉड करते थे उनके साथ, फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखाते थे, एडवर्टीजमेंट में क्लेम कुछ करते थे मगर जब प्रोडक्ट यूज़ करते थे तो उसमें वो चीज़ नहीं होती थी। या फिर अगर सपोज आपने 1 kg का प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपने 1 kg का प्राइस पे किया मगर क्वांटिटी आपको कम दी गई है, 900 ग्राम्स आपको तोल कर दे दिया गया है, ठीक है। या फिर आपने राइस खरीदा, राइस में वाइट कंकर पत्थर मिलाकर दे दिए गए। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें कंज्यूमर के साथ धोखा किया जाता था। तब गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना एक ऐसा एक्ट पास किया जाए जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाए। कंज्यूमर क्योंकि मेहनत से पैसा कमाता है तो उसके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो इन 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए हम। इस एक्ट में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। फर्स्ट इज कैविएट एम्प्टर, विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर। यानी कि अर्लियर टाइम पर हम क्या कहते थे कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, ठीक है, उसे ही समझ सब कुछ, उसे ही सावधान रहना चाहिए। अगर हम उसके साथ कोई धोखा कर रहे हैं तो ये उसकी गलती है क्योंकि वो सावधान नहीं था, ऐसा उनका मानना था, राइट। बट लेटर ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कैविएट वेंडेटर में, जिसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर। अब किसे सावधान रहने की जरूरत है? सेलर को, क्योंकि अगर उसने किसी भी तरह का फ्रॉड किया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या था, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। बट व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्यों ऐसा लगा कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेकर आना चाहिए? इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। नॉर्मली कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है। वाई? लेट्स सी फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर के लिए क्यों ज़रूरी है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब लापरवाह है, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। जब वो मार्केट में परचेज करने जाता है तो वो बस ऐसे ही सेलर पे भरोसा करके प्रोडक्ट को खरीद के ले आता है। वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर आना ज़रूरी हो गया था, ताकि कंज्यूमर को समझाया जा सके कि उसकी क्या राइट्स हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमारा जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि बिखरा हुआ है, अलग अलग एरियाज़ में रहता है। हमारे प्रोडक्ट का एक कंज्यूमर दिल्ली में है, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में, सभी के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है ना, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते। एज यू नो, अगर एक सिंगल पर्सन आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर आएंगे तो ऑब्वियसली वो बात सुनी जाएगी। तो हमारा कंज्यूमर जो था अलग अलग एरियाज़ में रहता था, दबा हुआ था बहुत, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि उन बिखरे हुए कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन था वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लॉयट किया जाने लगा, इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेकर आना चाहिए। देन
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चले तो वो कैसे होगा? थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। एक बार आप फ्रॉड करके उसको प्रोडक्ट बेच भी दोगे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। इवन अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी कह देगा कि इसका प्रोडक्ट मत खरीदो, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के साथ चीट ना करें, ठीक है। सेकेंड, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस है तो वो सोसाइटी का ही रिसोर्स तो यूज़ करता है। लैंड उसको सोसाइटी से मिल रहा है, लेबर उसे सोसाइटी से मिल रहा है, पैसा भी उसको सोसाइटी से ही मिल रहा है, तो क्यों ना हम सोसाइटी के लिए अच्छा करें, है ना। जिसने हमें कुछ अच्छा दिया है तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप सभी ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड द वेरियस पार्टीज लाइक ओनर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारे लोगों के प्रति होती है। वैसे ही सोसाइटी के लिए भी होती है। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, फ्रॉड ना करें, ठीक है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एक बिजनेस की, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन मतलब मॉरल ड्यूटी। हर बिजनेस की ये एक मॉरल ड्यूटी है कि वो सोसाइटी या कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना करें। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ना करें, बल्कि अगर आपको लगता है ना कि आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। आप उसकी कंप्लेंट कीजिए कि ये कंज्यूमर के साथ गलत कर रहा है। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि ना तो खुद गलत करे और ना किसी और को करने दे, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स में बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब केस स्टडी आती है ना तो केस स्टडी में उन्हें समझ नहीं आता कि ये वाला पॉइंट आएगा या ये वाला, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना, कुछ कुछ एक जैसे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा लग रहा है ना कि बिजनेस में एक पर्सन है जो कि फ्रॉड कर रहा है, कस्टमर के साथ माल प्रैक्टिसेस करता है या कुछ भी गलत कर रहा है जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट खराब हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा मॉरल जस्टिफिकेशन आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी मॉरल ड्यूटी बन रही थी कंज्यूमर के खिलाफ किसी भी तरह का एक्सप्लॉइट ना करने की। और अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि एक बिजनेस है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रख रहा है, उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट चीप रेट पर दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो क्या चीज़ कर रहा है? वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो आई थिंक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट का हस्तक्षेप। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट बार बार आपके काम में दखल ना दे, तो आप क्या करिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना जो भी आपका काम है वो सही तरीके से करते रहिए। अगर आपने कंज्यूमर के साथ चीट किया, फ्रॉड किया, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आएगी बीच में, आपको पेनल्टी लगाएगी, आपके ऊपर पनिशमेंट भी करेगी, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया तो सज़ा तो मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपसे कोसों दूर रहे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर का पूरा ध्यान रखिए, उसके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना करें, ठीक है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया है। अभी जस्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है जो मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है, MCQ का क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। क्वेश्चन में बोला गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ठीक है, आपको टिक करना है कि कौन सा सही है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। सेकेंड था टू प्रमोट द कंज्यूमर, एंड थर्ड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहां पर प्रोटेक्ट द कंज्यूमर को टिक कर दिया। वाई? क्योंकि उन्हें लगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। सही आंसर होगा प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मोटिव सिर्फ कस्टमर को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि कस्टमर को प्रमोट करना भी है। मतलब उन्हें समझाना कि आपकी क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या हैं। आप कंज्यूमर हैं तो आपके पास क्या क्या पावर्स है, उन्हें समझाना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। हमेशा उनके लिए लड़ते रहना नहीं, बल्कि उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने लिए खुद लड़ सके, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।